नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी दोस्तों गाजियाबाद के पास की है, उत्तर प्रदेश की, जिसे भेजा है दिलीप जी ने। दिलीप जी की एक कहानी 2014 की है। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी दिलीप जी की। दोस्तों, वो साल 2014 का था। मेरी उम्र लगभग 26-27 साल की रही होगी। हाँ, मेरा जो घर था एक नई कॉलोनी में था। अभी आसपास में कुछ मकान बने हुए थे, लेकिन अधिकांश जो घर थे अभी अधूरे बने हुए थे। मैं जो अपना साइकिल से सफ़र करता था, नौकरी करता था शहर में एक फैक्ट्री में। अब मेरे घर से लगभग 1 घंटा का टाइम लग जाता था उस फैक्ट्री में पहुंचने तक, और वापसी में वही होता था। करीब 1 घंटा मुझे साइकिल चला करके अपने घर की तरफ आना होता था। अब वो सर्दियों की रात थी। नवंबर का आखिरी महीना चल रहा था, दिसंबर आने वाला था। सर्दी पड़ रही थी, अच्छी खासी सर्दी थी। जब मैं अपने काम से छूटा, उस रात थोड़ा लेट हो चुका था, फैक्ट्री में कुछ काम ज़्यादा था, तो करीब 10:30 बज रहा था। अब मैं जल्दी जल्दी अपनी साइकिल चलाता हुआ अपनी कॉलोनी की तरफ चलने लगा। अब सर्दी की रात थी, सड़कें बिल्कुल सुनसान हो गई थी, ठंडी हवा चल रही थी। अब मैं अपना गर्म जैकेट पहने हुए था और तेजी से साइकिल चला रहा था ताकि मुझे ठंड कम लगे। पेडल मारने में ऐसा ही होता है साइकिल सवार के साथ में, जितना तेज मेहनत करेंगे ठंडी कम लगती है। अब वैसे ही मैं कर रहा था। अब मैं अपने कॉलोनी से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था और बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था। कहा जाए तो अब थोड़ी देर का ही रास्ता बचा हुआ था। अब उस जगह पर जो रोड था, अब दोनों साइड में नाले चल रहे थे, बीच में पतली सी डगर थी जिससे मैं चल रहा था। वो शॉर्टकट रास्ता था, जबकि मुझे उस रात में लेना नहीं चाहिए था। मुझे बड़े वाले रास्ते से हो करके आना चाहिए था। लेकिन जब कहा जाता है ना, जब टाइम खराब होता है तो बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है। वही मेरे साथ में उस रात हुआ था। मैं जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट वाला रास्ता ले चुका था और लोग भाग को कहना था कि उस रास्ते पर भूत प्रेत आतंक करते रहते हैं, दिखाई देते रहते हैं। और मुझे भी इस बात की जानकारी थी कि ऐसा इस रास्ते पर होता है, और मैं तो अब उस रास्ते पर चल रहा था। लेकिन मैं ठंडी से बचने की कोशिश करते हुए साइकिल को तेज चलाता हुआ आगे की तरफ निकलता जा रहा था। अब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, मैं घर तक सुरक्षित पहुंच जाऊं, मुझे कोई भूत प्रेत रास्ते में दिखाई ना दे, अति कृपा होगी आपकी। और यही मन में भगवान से प्रार्थना करता हुआ और साइकिल चलाता हुआ चलते जा रहा था। अब आगे में एक पुलिया थी। अब पुलिया के पास जैसे पहुंचा, वहां पर एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। औरत को मैं साफ तो देख नहीं पा रहा था, धुंध थी, लेकिन इतना जरूर था कि पहचान में आ रही थी कि कोई औरत है। और वो औरत जैसे अधेड़ी लग रही थी, उसके हाथ में एक छड़ी सी थी और वो छड़ी लिए हुए उस पुलिया पर बैठी हुई थी। और जब मैं उधर पहुंचा, गुजरने लगा, तभी वो आवाज़ देने लगी, सुनो सुनो जरा, रुको रुको। और जैसे ही उसने बोला, अचानक मेरी साइकिल जैसे जाम हो गई हो। दोनों पहिया एकदम रुक से गए। मैं तो ब्रेक भी नहीं लगाया था और मैं गिरते गिरते बचा। मैं सोचा ये क्या हो गया,
यहाँ तो बिल्कुल सुनसान है, कोई आसपास में है भी नहीं, नाले दोनों ओर बह रहे हैं। आइए, अधेड़ औरत इस पुलिया पर क्या कर रही है इतनी रात को? लेकिन मुझे लगा कि ये औरत ही है, ये कहीं भूत प्रेत थोड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था कि भूत प्रेत तो अपने कितने रंग रूप बदल सकते हैं। और मैं अब तो रुकी पड़ा था, साइकिल को मैंने देखने लगा कि अचानक मेरी साइकिल को क्या हो गया, क्यों रुक गया मेरी साइकिल। और तब तक वो जो अधेड़ औरत पुलिया के पास बैठी हुई थी, वो छड़ी टेकते हुए मेरे साइकिल के पास आ गई और कहने लगी कि सुनो बेटा, तुम आगे की तरफ जा रहे हो ना? मैं देखा तो मुझे उसकी उम्र का अंदाज़ा हो गया। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लगभग 55-60 या 60 साल की रही होगी। और सर्दी भरी रात में उस पर तो कोई गर्म कपड़ा पहन नहीं रखी थी, ना कोई शॉल था, ना कोई चादर था, ना कोई स्वेटर था। तो क्या उस अधेड़ औरत को ठंड नहीं लग रही थी? बिल्कुल एक कपड़ा सफ़ेद रंग का पहन रखी थी। मैं तो बस देखता ही रह गया। अब मैं बोला कि हाँ माँ, मैं तो ऐसी इसी रास्ते पर जा रहा हूँ, आगे मेरे वाली कॉलोनी है, मैं आगे कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा घर है वहीं पर। औरत बोली कि बेटा, क्या मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने बोला हाँ अम्मा, लेकिन मेरी साइकिल अचानक रुक सी गई है, पहले मैं इसको देख तो लूँ कि हुआ क्या है इसमें। औरत वो मेरे साइकिल के पास आ गई और वो कहने लगी, बेटा क्या हुआ तेरे साइकिल में? तेरा साइकिल तो ठीक है, चला के देख ले। अब मैं जब आगे पीछे करने लगा तो साइकिल बिल्कुल फ्री था, जो जाम हुआ पड़ा था एकदम खुल सा गया। मुझे लगा कि साइकिल में ज़रूर कोई खराबी आ गई होगी, मुझे कल मिस्त्री को ज़रूर दिखाना पड़ेगा। अब फिर मैं उस अम्मा से बोला कि आप बैठ जाइए। लेकिन अम्मा एक बात बताइए, इतनी सर्दी पड़ रही है कि जैसे तो मैं कांप रहा हूँ सर्दी से, क्या आपको ठंड नहीं लगती? और आपके घर में कौन कौन है अम्मा? इतनी रात को आप इस जगह पर क्यों बैठी हुई हैं? क्या घर में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? मैं कई सवाल उस अम्मा से पूछ बैठा था। अम्मा तो साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई और वो कहने लगी कि हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही है। अब मेरा कौन पूछ करता है इस दुनिया में, मैं तो अलग ही इस दुनिया से हूँ। अब उसका जो बोलने का अंदाज था बड़ा अजीब सा था, मैं समझ नहीं पाया था उस वक्त में। अब मैं कहने लगा, अम्मा ये हर घर की कहानी है, हर घर में झगड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना घर छोड़ कर के बाहर निकल आए। चलिए मैं आपके घर तक छोड़ के आऊँगा, आपके घर वालों को समझाऊँगा भी कि इस उम्र में ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए अपने माता पिता को। और वो अम्मा कहने लगी कि बेटा, ऐसा औलाद तो तेरे जैसे सबको दे जैसा तेरा सोच है, लेकिन उनको कौन समझाएगा? वो ना जाने किसकी बात कह रही थी। अब मैं जब बैठ गई कैरियर पर तो मैंने बोला, अम्मा क्या मैं चलूँ? आप संभल के बैठिएगा, रास्ता ऊंच नीच है और सही नहीं है, संभल के बैठिएगा, अच्छी तरह से पकड़ लीजिएगा सीट को। वो कहने लगी, बेटा तू मेरी ध्यान मत दे, आगे तू चल, मैं संभल कर बैठी हूँ। अब मैं चल पड़ा साइकिल चलाता हुआ। थोड़ी दूर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक काला सा आदमी और उसी रास्ते पर बीचों बीच जमीन पर बैठा हुआ है, आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी। अब मैं उसको देख करके एक पल में समझ गया कि अरे ये तो भूत है, ये तो बीच रास्ते में बैठा हुआ है, काला कलूटा, आंखें अंगारे की तरह दहक रही है। अब मैं तो एकदम डर करके ब्रेक लगा दिया साइकिल में। अब वो अम्मा कहने लगी, क्या हुआ बेटा, चल ना आगे, क्यों डर रहा है? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मैं डरा हुआ था इतना। मैं जब बोल नहीं पा रहा तो अम्मा फिर बोली कि क्या हुआ बेटा, किससे डर रहा है? तब मैं अम्मा से बोला कि अम्मा, लग रहा है कि सामने में कोई भूत बैठा हुआ है और मेरी तरफ ही घूर कर देख रहा है, आंखें अंगारे की तरह दहक रही है,
क्या आपको नजर नहीं आ रहा अम्मा? थोड़ा आगे तो देखो। और अम्मा बोली, हाँ हाँ, मुझे सब दिख रहा है, तो डर मत ना, तू साइकिल चलाता रहा, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना तेरे साथ में। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस भूत के आगे से निकलूं, उस रास्ते पर जो बीचों बीच रास्ता में बैठा हुआ है। वो तो साइकिल से टकरा ही जाता, मैं आगे चलता। मैं एकदम जा नहीं रहा था, और वो अम्मा कह रही थी कि बेटा डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, ये कुछ भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन मेरा हिम्मत जवाब दे गया था। लेकिन जब अम्मा बार बार प्रेस करने लगी कि चल बेटा, मैं हूं तेरे साथ में, कुछ होगा तो इस छड़ी के सहारे मैं उसको भगा दूंगी, तू डर मत। आखिरकार मैं अपनी पैडल मार ही दिया, साइकिल आगे बढ़ा दिया। जब उस भूत के पास पहुंचा जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे ही पहुंचा आगे, भूत तो एकदम हवा में जैसे गायब हो गया। आप तो मैं बिल्कुल समझ गया कि मैं जो देखा था वो कोई इंसान नहीं, जरूर ये भूत ही था। इस रोड को तो हर कोई जानता था कि इस रात में यहाँ पर भूत प्रेत दिखाई देते हैं, तो ये तो होना ही था। अब मैं डरा हुआ था, तेज तेज साइकिल चलाता हुआ। अब मैं अम्मा से बोलने लगे, अम्मा आपने देखा ना, वो भूत ही था, अचानक हवा में वो गायब हो गया। ऐसे तो इंसान गायब नहीं हो सकता ना अम्मा। अम्मा कहने लगी, हाँ बेटा, वो शायद भूत ही था, लेकिन तू चल, तेज चला साइकिल को, आगे कुछ और ना मिल जाए। उनका इशारा न जाने अब किस ओर था। मैं तो बिल्कुल डरा हुआ तेज तेज चलता हुआ जब कॉलोनी के पास एंट्री होने लगा, अपनी कॉलोनी के अंदर में, और वहाँ पर एक पेड़ था। अब पेड़ के पास जैसे ही पहुँचा ने कि अम्मा आपका घर कौन है वहाँ, क्योंकि वहाँ पेड़ के पास से दो रास्ते निकलते थे, एक तो मेरे घर के साइड में और एक दूसरी कॉलोनी की तरफ में। लेकिन अम्मा का कोई जवाब नहीं पाया। तो मैं दोबारा बोला, अम्मा आपने बताया नहीं कि आप किधर जाना है, कौन सा घर है आपका, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा ना, आपके परिवार वालों से मिलूंगा कि इतनी रात में अम्मा को ख्याल रखें, बाहर ना निकालें, सर्दी का टाइम है, अगर कुछ हो आपको हो जाए ठंडी में तो। लेकिन मैं अपने आप बोलता रहा। अब जब देखा कि कोई अम्मा जवाब नहीं दे रही, तो मैं मुड़ करके देखा कि रेड साइड में, पीछे की साइड में, तो देख रहा हूँ तो कोई है ही नहीं। अब मैं आस पास देखने लगा कि अम्मा इतने जल्दी उतर के कहाँ चले गए, लेकिन अम्मा कहीं नजर नहीं आई। अब ये क्या हुआ मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, और उसी पल पूरा बदन में जो डर से था ना कांप गया। मैं जितना भूत से नहीं डरा था, उससे ज्यादा अब अम्मा से डर लगने लगा था कि अम्मा कहीं भूत तो नहीं थी जिसके जिसको मैं साइकिल पर बिठा करके यहां तक लाया। अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा मेरा, क्या मैं अम्मा के हाथे मारे जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अब दहशत पूरे शरीर में हो चुकी थी। अब मैं उस पेड़ के पास से अब साइकिल तेज भगाया, और उसी वक्त जो पेड़ था और हिलने लगा था जोर जोर बिना हवा का। अब तो मुझे और खौफ हो गया था। अब तेजी से मैं अपने कॉलोनी की तरफ बढ़ गया था, डरा हुआ, गिरते पड़ते कई जगह मैं रास्ते में गिरा था साइकिल ले लेकर के, इतना डर चुका था। जब अपने घर पर पहुंच गया तब जाकर के मेरा डर कम हुआ था। अब मेरी मम्मी पापा, मेरी शादी भी हो गई थी, पत्नी नई नई आई थी, सब लोग मेरी हालत देख करके एकदम दहशत में आ गए थे कि क्या हुआ, क्या हुआ, इतना क्यों डरे हुए हो, क्या कहानी हुआ, दिलीप बताओ, खोल करके बात बताओ। लेकिन मेरा तो होश उड़ा हुआ था। आखिरकार थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा, और तब मैं अपने माता पिता को सब कहानी बताने लगा कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा खेल हुआ है। सारी कहानी सुनने के बाद मेरे जो पिता थे, अनुभवी थे, वो पूजा पाठ भी किया करते थे। अब फिर उन्होंने बोला कि बेटा, जिस अम्मा ने तुझे यहाँ तक छोड़ा, जिसको तू साइकिल पर बिठा के लाया ना,
वो भी भूत थी, लेकिन सही वाला, एक सही भूत आत्मा थी वो तुझे मारने वाली नहीं थी। तुझे वो काला भूत जो तुझे रास्ते पर नजर आया था, और उससे बचा करके तेरे को यहाँ तक छोड़ के गई है, ताकि तू सुरक्षित अपने घर तक पहुँच जाए। वो पवित्र आत्मा थी, वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं थी जो तुझे नुकसान पहुँचाए। तो बेटा, तुझे तो उनको धन्यवाद करके आना चाहिए था कि तुम सुरक्षित अपने घर तक, अपनी कॉलोनी तक पहुँच गए थे। अब मुझे उस अम्मा का चेहरा नज़र पर नाचने लगा था। अब मन ही मन मैं उनको प्रणाम किया कि अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि उस अंधेरी रात में आपने मुझे घर तक पहुंचा दिया बड़ी सुरक्षित तरीके से। अगर आप नहीं होती तो मैं शायद आज अपने घर नहीं पहुंचता। वो काला भूत मुझे ज़रूर पकड़ लेता, मुझे मार देता। और उसके बाद मैं वो रास्ता ही बिल्कुल बदल दिया था। वो तो जल्दीबाजी के चक्कर में उस रात मैंने वो शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया था, लेकिन अब नहीं। चाहे जितना भी रात हो जाए, एक तो मैं अकेले आता नहीं था जब तक कोई साथ में ना हो। अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मैं अपनी फैक्ट्री में ही रुक जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज की घटना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरी व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।